बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे, कूलॉम लॉ पे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे न्यूमेरिकल पहले ही कर चुके हैं। आज हम टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे पहले डाइपोल पे, फिर यूनिफॉर्म डाइपोल, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को रखने पे, और उसके बाद गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर वेक्टर लगा होता है क्यू इंटू 2a। क्यू मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, 2a क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं हम। यहाँ से देखो डायग्राम से, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू। डायरेक्शन हमेशा डाइपोल की माइनस से प्लस होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि माइनस से प्लस होती है डायरेक्शन। और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2a क्यों लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन में हमें हाफ करके सेंटर से लेना होता है तो a आ जाए, इजी रहे कैलकुलेशन में। इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, बहुत इजी से न्यूमेरिकल होते हैं। चार्ज दिया होगा, बीच की डिस्टेंस दी होगी। अब गलती क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हमने फॉर्मूले में क्या लिखा, 2a। आप क्या करते हैं, लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना, क्योंकि ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2a। तो जो लेंथ गिवन होती है वो 2a की वैल्यू होती है, इसी वजह से आप न्यूमेरिकल में मिस्टेक कर देते हैं। अब न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, उसके बाद यूनिट पूछ ली जाती है कई बार। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम मीटर। कहाँ से आई, चार्ज की यूनिट क्या होती है मेरे पास, कूलॉम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मेरे पास, मीटर। तो ये इसकी यूनिट है, बहुत ही आसानी से इसके न्यूमेरिकल आप कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे एक इम्पोर्टेंट ग्राफ पूछ लिया जाता है कि इन केस ऑफ डाइपोल ग्राफ ऑफ ई वर्सेज आर फॉर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए क्या था, सेंटर से डाइपोल का एक चार्ज तक का डिस्टेंस, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना लिया हमने, ऊपर 2a लिया है। तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सियल लाइन पे होता है 1/4πε0 2p/r3, और इक्वेटोरियल लाइन पे होता है 1/4πε0 p/r3। आपका यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है ई एक्सियल की रेशियो निकालो ई इक्वेटोरियल से। तो ई एक्सियल पे डबल होता है, ई इक्वेटोरियल पे हाफ होता है। एक्सियल पे डबल क्यों होता है, क्योंकि दोनों चार्जेज एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। इक्वेटोरियल पे इसके परपेंडिकुलर लाइन पे निकालते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, इस वजह से कम आता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल कितना होता है, 2/1। या फिर उल्टा पूछ लिया जाए, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल कितना हो जाएगा, 1/2। तो फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ई एक्सियल किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के। तो हम लिख देंगे आर के साथ रिलेशन, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आपको इन्वर्सली का ग्राफ बनाना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन पे ई ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने आर क्यूब ले लिया डायरेक्टली, आर ना लेके हमने क्या ले लिया, आर क्यूब। तो अब ये आर क्यूब एक टर्म की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ग्राफ में रिलेशन सीधा सीधा कैसे, बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है, कि जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रुकता नहीं है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये धीरे धीरे क्या होता है, ये कभी जीरो नहीं होता लेकिन डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या है, कि आपने जो एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया है वो हर जगह कैसा है, इक्वल है, एक जैसा है, इसलिए हमने क्या बोला उसको, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। देखो वहाँ पे हेडिंग क्या है, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो वो फोर्स और टॉर्क में से कौन सी चीज़ एक्सपीरियंस करेगा और कौन सी नहीं। अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म में कर दिया तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो उस पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क पे टॉर्क भी लगेगा। तो जो दोनों हो तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, बोथ लगेंगे, फोर्स भी लगेगा हमारा और टॉर्क भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। राइट द एक्सप्रेशन
for the torque tau acting on a dipole of dipole moment P placed in an external field E। आपसे देखो स्टेटमेंट बड़ी दिख रही है लेकिन सीधा क्या पूछा गया है, सिर्फ उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। टाउ क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी कि पी ई साइन थीटा। बस एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। आपको याद रखना है क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप ई और पी को उल्टा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको पी पहले लिखना पड़ेगा, ई बाद में। पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। फर्स्ट है इन स्टेबल कंडीशन, सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो आपको बताना है कि कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। आपको टाउ का फॉर्मूला आता है पी ई साइन थीटा, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, थीटा एंगल पे। जब 0 डिग्री होगा, 180 होगा या फिर 90 होगा। देखते हैं क्या केस बनते हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला हो गया हमारे पास टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। टॉर्क कितना लगता है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट केस था, हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाना था, सेकंड था अनस्टेबल। अब हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मेरे पास थीटा 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, टाउ में वैल्यू पुट करेंगे पी ई साइन 0, 0 वैल्यू पुट की तो कितना आ गया 0, यानी कि थीटा 0 था। दैट इज पी यानी डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों पैरेलल है तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट केस है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि थीटा मेरा कितना हो जाए 180 डिग्री, साइन 180 भी कितना होता है 0, टाउ में वैल्यू पुट करेंगे कितना आ गया 0, यानी थीटा 180 डिग्री। दैट इज पी एंड ई आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों, देखो टाउ तो 0 लग रहा है लेकिन फिर भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों हुआ मेरे पास, क्योंकि डाइपोल ट्राई टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइपोल है मेरा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए वो सिमिलर डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक थर्ड केस पूछा नहीं गया है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये होता है थीटा 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, पुट करेंगे टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90, 1 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आया पी ई। ये होता है मैक्सिमम टॉर्क में मेरे पास कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क जब लगेगा जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या हो परपेंडिकुलर हो, यानी कि किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को उसके परपेंडिकुलर रख लिया जाए तो मेरे पास मैक्सिमम लगेगा टॉर्क, और वो भी क्या करेगा डाइपोल रोटेट होके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। आसान है, आप इजीली कर लेंगे। न्यूमेरिकल आ जाए तो आप न्यूमेरिकल में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग विच इट एक्ट्स। देखो टॉर्क की डेफिनेशन वही जो बता चुके हैं, पी ई साइन थीटा से निकाल दोगे। अब इसका पूरा डेरिवेशन निकाल के दिखाना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के इसमें डाइपोल रख के, और आपको तीनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला पूछा है व्हाट हैपन्स इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब फोर्स भी लगेगा, सिर्फ टॉर्क ही नहीं लगेगा, उसके साथ फोर्स भी लगेगा। वट वुड हैपन इफ एक्सटर्नल फील्ड ई इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू पी एंड एंटी पैरेलल। आपको बताना है पैरेलल केस में क्या होगा, यानी थीटा 0 और 180 के केस में क्या होगा। आपको पूरा डेरिवेशन और उसके डायग्राम के साथ केस बना के करके दिखाना है, ठीक है। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे ये केस में क्या बताया आपको कि नॉन यूनिफॉर्म है तो मेरा फोर्स भी आएगा टॉर्क के साथ साथ। अब पैरेलल वाला केस देखते हैं। पैरेलल वाले में क्या होगा, व्हेन ई इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रही है और पैरेलल है और एंटी पैरेलल है। आपने टॉर्क तो भी निकाल के दिखाया था, टाउ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो मेरा फोर्स भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो पैरेलल के केस में क्या होगा लीनियर मोशन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा
लीनियर मोशन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमें याद रखना है जब भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो टॉर्क के साथ साथ क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा, और जो रोटेशन होगा वो कंबाइन इफेक्ट का होगा कि टॉर्क और फोर्स दोनों मिलके कितना इफेक्ट उस पर डाल रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक न्यूमेरिकल है। ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक पॉइंट चार्ज किसी होलो कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे रखा है ऑफ इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस। इंटरनल रेडियस कितनी है r और आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 2r। द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस टू दैट ऑफ आउटर सरफेस विल बी। आपको इनर सरफेस की रेडियस कितनी बताई है r और आउटर की कितनी है 2r। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी की रेशियो निकालनी है इनर टू आउटर। देखते हैं क्या आती है, फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें r की वैल्यू पुट करेंगे और रेशियो निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि मेरे पास कंडक्टिंग सरफेस है, इनर रेडियस कितनी r, आउटर रेडियस कितनी मेरे पास 2r। कंडक्टिंग सरफेस में सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यों। कंडक्टिंग सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, हम उसके सेंटर में रखें या किसी भी पॉइंट पे रखें, वो अपीयर कहाँ होता है, उसकी बाउंड्री पे आ। तो बाउंड्री पे चार्ज सेंटर में क्यों था, तो बाउंड्री पे पूरा चार्ज कितना चला गया प्लस क्यू। अब आउटर रेडियस है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि ओवरऑल क्यों आया प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस की प्रॉपर्टी सारा का सारा चार्ज उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री पे चला जाएगा, और जो कंडक्टिंग सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना होता है मेरे पास 0। ठीक है, तो यानी कि इनर रेडियस पे प्लस क्यू, बाहर पे माइनस क्यू, इंटरनल पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इससे पूछा क्या गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी रेशियो निकालनी है इनर से आउटर सरफेस में। ठीक है, ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन मार्क है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से। आपको पता होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से, और सरफेस को सिग्मा से। हमें फॉर्मूला आना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि क्यू अपॉन ए। अब हमें किसके लिए निकालना है, सबसे पहले इनर के लिए। इनर पे चार्ज कितना था क्यू अपॉन ए, वैल्यू पुट की क्यू, ए रेडियस कितनी थी r, 4πr के, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे आउटर पे, सिग्मा आउट कितना हो जाएगा, टोटल कितना था आउटर बाउंड्री पे माइनस क्यू अपॉन ए, माइनस क्यू, यहाँ पे रेडियस कितनी थी 2r, वैल्यू पुट की, सोल्व किया तो आया -q/16πr। इक्वेशन नंबर 2। रेशियो निकालनी है तो 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 किया मैंने, सिग्मा इन अपॉन सिग्मा आउट क्या आया, वैल्यू पुट करते हैं, सो क्या से क्यों कैंसिल, 4πr² से ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा -4/1। रेशियो कितनी आ गई -4/1। याद रखना है चार्ज डेंसिटी जब भी निकालेंगे चार्ज का सिंबल साथ रखना है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा गोजला। गोजला के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी गोजियन सरफेस हम चूज करते हैं, गोजियन सरफेस कैसा होना चाहिए, बस क्लोज होना चाहिए, किसी भी शेप का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है उसके अंदर कितना चार्ज है। तो गोजला किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए। फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं, आपको याद रखना है, फाई से क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन दैट गोजियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की बात कर रहे हैं तो फाई मीडियम, यानी कि फ्लक्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बस आपको ये दो आसान से फॉर्मूले याद रखने हैं। ये याद रखना है गोजला किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोज गोजियन सरफेस और उसके अंदर कितना चार्ज है, बस इतना ही आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी, ये वैक्यूम में, ये मीडियम में। क्वेश्चन करते हैं इस पर, गोजला में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 देन वी कैन इन्फर। अगर किसी भी सरफेस के अंदर, यानी कि क्लोज सरफेस का मतलब गोजियन सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, मेरे पास चार ऑप्शन है।
no net charge is enclosed, uniform electric field exists, electric potential vary and charge is present inside the surface. अभी वही हमने फॉर्मूला पढ़ा, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू मीडियम है तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी तो जीरो होती नहीं है क्योंकि परमिटिविटी की फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो मेरे पास फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वहाँ से क्या आ गया, क्यों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बता रखा है कितना, जीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तभी हो सकता है जब चार्ज कितना हो, जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो गोजियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तभी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोज लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वही फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले में फाई क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू पे भी डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन नॉट पे भी। क्यों, क्योंकि बताया था मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता है, एप्सिलॉन। तो जिसमें दोनों ऑप्शन हो वो देखते हैं। मेरा फर्स्ट ही ठीक है, द नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दोनों पे डिपेंड करता है तो ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेट चार्ज एनक्लोज्ड, परमिटिविटी ठीक है, लेकिन साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, साइज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके अंदर चार्ज कितना उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। नेट चार्ज ओनली नहीं, परमिटिविटी भी साथ पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ओनली नहीं, चार्ज पे भी साथ में डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए फाइन चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। हमने बताया गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ किस किस पे डिपेंड करता था, टोटल चार्ज एंड क्लोज पे और परमिटिविटी पे। अब परमिटिविटी तो गॉसियन सरफेस की फिक्स हो गई, ठीक है। अब डिपेंड क्या गया, चार्ज, चार्ज इसमें चेंज नहीं हो रहा, इसमें चेंज क्या हो रहा है, उसकी रेडियस, यानी कि गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ रहा है और इस पर डिपेंड ही नहीं करता था, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम फॉर्मूला लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी सेम है, एप्सिलॉन नॉट भी सेम है, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो रेडियस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमें क्लोज चाहिए कि गॉसियन सरफेस मेरा क्या रहे, क्लोज रहे, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, नो अफेक्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम। आसान था आपका, इजीली हो गया, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। निकालते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने अगर एक क्यूब बना दिया और क्यूब के अंदर मैंने क्या रख दिया, डाइपोल पे। अब मुझे पता है डाइपोल पे चार्ज कितना होता है, एक साइड माइनस क्यू, दूसरी साइड प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज मैं अगर डाइपोल पे निकालूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल होकर कितना आ गया, जीरो। और गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्यूब, चाहे वो क्यूब 1 सेंटीमीटर का ले या मैं 10 सेंटीमीटर का लूँ, सरफेस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, साइज पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ गॉसियन सरफेस क्या है, क्यूब की फॉर्म में है, तो इसका वॉल्यूम या एरिया कितना भी हो वो तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। और चार्ज एनक्लोज्ड वर्ड क्या है मेरे पास, डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है सिमिलर एंड अपोजिट चार्ज ऑन बोथ साइड। तो टोटल चार्ज किसी भी डाइपोल पे, आपको याद रखना है कि डाइपोल पूछा गया है, टोटल चार्ज किसी भी डाइपोल पे कितना होता है, जीरो। तो टोटल फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, क्यूब के अंदर अगर एक डाइपोल मैंने रख दिया या दो डाइपोल रखे हो, कितना आ जाएगा मेरे पास, जीरो आ जाएगा। तो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। किसी चार्ज को, क्यू को, चार्ज कितना है क्यू, सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड, क्यूब की साइड कितनी, एल, एल साइड के क्यूब के अंदर रखा गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है, डेरिवेशन पूछा हो तो 2-3 नंबर में भी आ जाता है, और डायरेक्ट आंसर है तो 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आपका चार्ज कितना है क्यू, क्यूब की साइड लेंथ कितनी है एल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब। अब आपको बताया क्यूब के साइज, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया क्यूब के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा, और चार्ज कितना है क्यू। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग द क्यूब निकालूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। आपको पता होना चाहिए जो मेरे पास क्यूब होता है उसके कितने फेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फेस ऑफ द क्यूब कितने होते हैं, टोटल मेरे पास 6 फेस होते हैं। एक क्यूब के अंदर कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो अब पूरे के अंदर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और थ्रू ईच फेस तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हर एक फेस में। तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल क्यूब के अंदर पूछा जाए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ईच फेस, हर फेस के अलोंग अलग अलग पूछा जाए तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, इजीली आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स में पूछा गया है। ए होलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर्स की। लेंथ कितनी है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है यूनिट अलग अलग दे ली, न्यूमेरिकल में यही कन्फ्यूजन होता है। आपको सबसे पहले यूनिट सेम करनी होती है, या तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करो। आसान होता है, आप सबको मीटर में कन्वर्ट कर ले, ऐसा यूनिट में ही आंसर निकालें। In a 3-dimensional coordinate system as shown in figure, the electric field in the region is given by E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी 50 XI कैप, यानी कि एक्स डायरेक्शन में है, वेयर E इज यूनिट दे रखी न्यूटन पर कूलम, एक्स मीटर में है। तो हमें फाइंड करना है नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। ठीक है, चार्ज निकालेंगे तभी तो हम नेट फ्लक्स निकाल पाएंगे। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज एनक्लोज्ड, फिर हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, या फिर फ्लक्स निकाल के उसकी हेल्प से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, हम क्या निकाल देंगे, चार्ज निकाल देंगे। देखते हैं बेटा कैसे होगा। और डायग्राम मेरे पास ये गिवन है कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, और आपको बता रखा है 1 मीटर पे रखा हुआ है सिलेंडर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रखी थी 50 XI। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने डायग्राम बना लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस पे ये सिलेंडर दे रखा है, कहाँ रखा हुआ, ओरिजिन से 1 मीटर, और लेंथ भी सिलेंडर की कितनी, 1 मीटर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 50 XI, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, एरिया 25, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये गिवन थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग ओनली एक्स एक्सिस, देन फ्लक्स विल पास ओनली थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन सिलेंडर। सिर्फ ये ए और बी जो सरफेस है इनमें से फ्लक्स क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 50 XI है, 50 XI, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे मैं, ए पॉइंट तक डिस्टेंस एक्स का कितना 1 मीटर, तो मेरे पास आ जाएगा 50 इंटू 1, 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बी पॉइंट पे 50 इंटू एक्स है, एक्स देखो, अब बी पॉइंट पे यहाँ तक हो गया, 1 मीटर ऑलरेडी गिवन था और 1 मीटर सिलेंडर की लेंथ, तो बी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो गया, 1 इंटू 1 2 मीटर। वैल्यू पुट करते हैं 50 इंटू 2 100 न्यूटन पर कूलम। अब हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालना मुझे, तो 5A फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए इंटू एरिया 50 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, कोस 180 डिग्री हो जाएगा एंगल यहाँ पे, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, पुट करेंगे ये आ जाएगा 16 की। इसी तरीके से बी सरफेस पे निकालेंगे, ई बी डॉट ए 100 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, वैल्यू पुट करेंगे 0.25 न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 5 टोटल निकालना है, 5A प्लस 5B।
फाई ए की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने निकाली है, फाई बी की वैल्यू पुट करते हैं, दोनों सोल्व होके मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमसे चार्ज पूछा गया है कि चार्ज कितना, हमें फाई का फ्लक्स का फॉर्मूला पता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई हमने फर्स्ट पार्ट में अभी निकाला है। फाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम में फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फाई की जो आई 0.125 वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा 1.1 10⁻12। यूनिट क्यू की क्या होती है, चार्ज की गुलाम होती है। तो इजीली मेरा हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टेट गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको डेफिनेशन देनी है, वही क्यू बाई एप्सिलॉन डिफाइन करना है। ए क्यूब विद इच साइड ए, ये क्यूब है इसकी साइड ए है, इज कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई ई इक्वल टू सी एक्स आई कैप, जैसा कि फिगर में दिखा रखा। फिर से एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा है, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा है। वे सी इज अ पॉजिटिव डायमेंशन कांस्टेंट है, सी कोई भी हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी गिवन है, ए, और क्यूब की हर एक साइड की लेंथ कितनी है, ए। यहाँ से आप क्यूब के फेसेस भी देख सकते हैं, आपको टोटल फेस कितने दिख रहे हैं, 6 फेसेस नज़र आएंगे। निकालना क्या है आपको, फर्स्ट में निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है क्यूब में। सेकेंड में निकालना नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन में बस आपको क्या फ़र्क था कि फर्स्ट जो इससे ऊपर क्वेश्चन था ये आपको सिलेंडर दे रखा था। ठीक है, सिलेंडर में नेट चार्ज फ्लक्स और चार्ज निकालना था, और ये डिस्टेंस 1 मीटर थी, ई की वैल्यू गिवन थी। इसमें ई की वैल्यू सी एक्स आई एस में 50 था, सी की वैल्यू कांस्टेंट की। ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर था और यहाँ पे ए दे रखा, तो अब की बार आंसर ए में आ जाएगा, वहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी थी। वन तरीका सेम रहेगा, सिर्फ क्यूब का डिफरेंस है कि शेप अलग अलग है। निकाल के दिखाते हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे, फिर वही टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई मेरे पास आ जाएगा। करते हैं बेटा, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस में क्यूब रखा हुआ है, ए डिस्टेंस पे और ए ही साइड है। एरिया परपेंडिकुलर हो जाता है दोनों फेसेस के। ठीक है, वही एक्स एक्सिस के अलोंग गिवन है, तो जो हमारा फेसेस है वो भी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स ऐसे ही लगेंगे। इसको मैंने मान लिया फाई 1 है, इसको मैंने मान लिया फाई 2 है। अब लेंथ ए गिवन है, फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों लगा सकते हैं जो गिवन हो। फाई क्वेश्चन मार्क है तो फाई क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू बोथ फेसेस, फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ठीक है, हमने फाई 1 ले लिया, ई डॉट डी एस। फाई 1 मेरा कहाँ है, ये वाला। एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे कोस 180 बनेगा, यहाँ पे कोस 0 डिग्री बनेगा। तो फाई 1 हमने ले लिया, सी एक्स था, फाई 1 की डिस्टेंस कितनी, ए, तो x की जगह क्या आ जाएगा वैल्यू, सी ए। एरिया कितना हो जाएगा, ए दे रखा है क्यूब का, लेंथ क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, हमने ए स्क्वायर पुट किया एक फेस का एरिया। ठीक है, जिस फेस में से पास कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, 6 ए स्क्वायर। 6 फेस होते हैं क्यूब के, तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा मेरा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ए स्क्वायर। कोस 180 वैल्यू पुट करेंगे, -1 सोल्व होके हमारे पास आ गया माइनस सी ए क्यूब, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्राम। सिमिलरली फाई 2 निकालेंगे, ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू पुट करी, सी इंटू एक्स है। अब एक्स फाई 2 पे कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, 2a वैल्यू पुट करेंगे, 2a। एरिया वही ए स्क्वायर हो जाएगा एक फेस का, एंगल कोस 0 डिग्री 1 होता है, वैल्यू पुट करेंगे 2ca क्यूब आ जाएगा। टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व होके आ जाएगा ca क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, यानी कि फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल जो वैल्यू आई सी ए क्यूब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। कूलम पूरा इसलिए लिख दिया क्योंकि सी और सी में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आसान था, पहले वाले की तरह ही निकालना था। सिर्फ मेरे पास सिलेंडर की जगह आपकी बार क्या दे रखा था, क्यूब गिवन था। ठीक है, कोई भी और स्पीयर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट में सिर्फ सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इन द रीजन ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है यूनिफॉर्म। इट इज आल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्स इन माइनस एक्स डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स में माइनस एक्स डायरेक्शन के साथ सेम काम करेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, सिर्फ डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव हो जाएगी एक बार नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 200 न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ई इक्वल टू -200 हो जाएगा फॉर लेस देन नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर दे रखा है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन पे रखा हुआ है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है, एंड इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस सो दैट वन फ्लैट सरफेस इज, यानी कि जितना एक्स पॉजिटिव में जाएगा आधा सिलेंडर और आधा नेगेटिव में, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है, तो एक्स 10 सेंटीमीटर और अदर एक्स -10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर, और सेकंड क्या निकालना है? नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही है, सिर्फ वैल्यू दे रखी है इसके, इस बार ई की अलग दे रखी है और एक्स की अलग दे रखी है। टोटल फ्लक्स और चार्ज ही निकालना है, करते हैं। हमने डायग्राम बना लिया बेटा, सेंटर पे रखा हुआ, इधर ϕ1 मान लिया, इधर ϕ2, इधर 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, इधर 0 डिग्री हो जाएगा, इधर ई की वैल्यू -c है, इधर ई की वैल्यू +c है। लेंथ गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर ली, रेडियस गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं फाई इक्वल टू क्या है? ϕ1 + ϕ2, E1 डॉट डी ए, E2 डॉट डी ए। ϕ1 निकालते हैं, E1 डॉट डी ए क्या आ जाएगा? -E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -c है, डी ए कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 कितना होता है? -1, और यहाँ भी क्या है? माइनस, तो यहाँ से हम कोस 180 को हम कोस 0 के इक्वल भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस कोस 180 क्या हो जाएगा? -1 यानी कि कोस 0। ऐसे भी कर सकती हूँ, या मैं इसी तरीके से करूँ, इस स्टेप को ना लिखूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल दें। और ϕ2 क्या हो जाएगा? E2 डॉट डी ए, डी ए कोस 0 डिग्री। ठीक है, ये सेम बनाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, वरना आप अलग अलग लिख के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो फाई कितना आ गया? 2EA डी ए कोस 0 डिग्री। इसकी जगह आप एज इट इज ये ना लिख के अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये प्लस ये वैल्यू पुट करेंगे, सेम ही आएगा दोनों से। सोल्व होके मेरे पास पाई न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। डी ए क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू गिवन थी 0.05, तो मेरे पास क्या आ गया? टोटल फ्लक्स पाई आ गया। अब मैं ये क्यों निकाल दूंगी? टोटल चार्ज एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 × 10⁻12 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आपको पता है। पुट करेंगे तो मेरे पास सोल्व हो गया आएगा 27.789 इंटू 10⁻12 कूलम यूनिट आ जाएगी। इसी तरीके से आप और भी न्यूमेरिकल जॉब की बुक में या रिफ्रेशर में दिए हैं, कर सकते हैं। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी गई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। गुड लक बेटा।